अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डी ब्रूली हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब मफरूजा, किसी चीज को फर्ज कर देना, मफरूजा कहलाता है। इसमें हम ज्यादातर क्या काम करते हैं, थ्योरी बेस्ड डिस्कशन करते हैं, नॉट प्रैक्टिकल बेस्ड। तो डी ब्रूली ने 1923 टू 1924 अपना हाइपोथेसिस पेश किया था। इसका पेश करने का मकसद क्या था कि साइंसदानों में दो डिस्कशन ज़रूर होती उस वक्त, क्योंकि क्लास क्वांटम थ्योरी भी आ चुकी थी, आइंस्टाइन की थ्योरीज वगैरह भी आ चुकी थी, बहुत से टॉपिक मॉडल भी आ चुका था, रदरफोर्ड का टॉपिक मॉडल भी आ चुका था। अब साइंसदानों को ये बात जरा दरपेश थी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है, इसकी नेचर क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी आ चुकी थी। तो क्या होता, अब साइंसदानों में ये बात जरा भेजती कि इसकी नेचर जो होती है वो पार्टिकल लाइक होती है या वेव लाइक होती है, यानी इसकी नेचर क्या होती है, कौन सी होती है। ये मौज की सूरत में भी होता है और पार्टिकल की सूरत में भी होता है। ये बात हमें पता नहीं चल पा रही थी। साइंसदान इस बात में काफी तजज्जुब का शिकार थे। तो इसके लिए डी ब्रूली ने अपनी हाइपोथेसिस पेश किया। तो वो कहा क्या, उसने कहा क्या कि ये बात बताई कि इलेक्ट्रॉन की नेचर क्या होती है, डुअल होती है, दोहरी नेचर रखता है। इलेक्ट्रॉन हो या कोई दूसरा पार्टिकल हो, उसकी नेचर क्या होती है, दोहरी होती है, पार्टिकल की तरह भी होती है और वेव लाइक भी होती है, मौज की तरह भी होती है। तो इसको कहते हैं, डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस में ये बात पेश की गई। ये बात उन्होंने अपने क्वेश्चन के जरिए समझाने की कोशिश भी की। तो वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इन 1923 डी ब्रोगली एस्टिमेटेड द वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, इसी को कहते हैं पार्टिकल ड्युअलिटी। दोहरी नोयत, किसी जर्रे की दोहरी नोयत क्या कहलाती है, पार्टिकल ड्युअलिटी, यानी कि उसकी नोयत क्या होती है, पार्टिकल की तरह भी होती है और वेव की तरह भी होती है। इसको कहते हैं पार्टिकल ड्युअलिटी। टू इलेक्ट्रॉन, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात बताई थी। And propose a hypothesis that all matter has particle as well as wave nature। तमाम जो मैटर होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं, उनकी जो नेचर होती है वो क्या होती है, वेव लाइक भी होती है और पार्टिकल लाइक भी होती है। तो उसके लिए उन्होंने दो इक्वेशन थी जिसका उन्होंने सहारा लिया। एक थी E = mc², इसको कहते हैं क्या, आइंस्टाइन की इक्वेशन। देखिएगा गौर से, आइंस्टाइन की इक्वेशन। दूसरी क्या थी हमारे पास, प्लांक्स की इक्वेशन, E = hg। तो ये हमारे पास, इसको फ्रीक्वेंसी वगैरह कह दीजिए। ये आपके पास दूसरी क्या थी, प्लांक्स की इक्वेशन, इसको कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। h को ये आपको जरा अच्छी तरह पता होना चाहिए, क्या आता है आपके पास, प्लांक्स कांस्टेंट। कभी एमसीक्यूज में आता है आपको पता होना चाहिए प्लांक्स कांस्टेंट क्या होता है, 6.636 एक्सपोनेंट -34। पहले भी मैंने आपको इसकी वैल्यू बताई थी। और m फॉर क्या, c फॉर क्या कहलाता है, कैंडला। m फॉर मास, वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा। c फॉर क्या कहलाता है, कैंडला। रोशनी की रफ्तार का यूनिट कैंडला कहलाता है। 3 × 10⁸, 3 × एक्सपोनेंट 8 के लिए ये इसकी वैल्यू है। तो इन दोनों इक्वेशंस को उन्होंने सहारा लिया, इन दोनों इक्वेशंस को उन्होंने मर्ज किया, कंबाइन किया, इससे उन्होंने नई इक्वेशन बताई, जिससे हमें ये पता चले कि इलेक्ट्रॉन की नोयत दोहरी होती है, पार्टिकल लाइक भी होती है और वेव लाइक भी होती है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से गर्दिश कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, तो वो दोनों सूत्रों में पार्टिकल लाइक भी रिवॉल्व कर रहा होता है और वेव लाइक भी रिवॉल्व कर रहा होता है। ये बात उन्होंने हमें बताई थी। तो जरा देख लीजिए, आपके पास दो इक्वेशन है। इसको उन्होंने कह दिया इक्वेशन 1 के लिए प्लांक्स की थी, इसको उन्होंने कह दिया इक्वेशन 2 जो आइंस्टाइन की थी। E फॉर एनर्जी, M फॉर मास, C फॉर कैंडला। E फॉर एनर्जी, H फॉर प्लांक्स कांस्टेंट, और ये समझ लें कि आपके पास फ्रीक्वेंसी समझ लें आ जाएगी आपके पास। अब जरा देखिए, आपके पास ये इक्वेशन थी, उन्होंने बात बताई थी, इसको उन्होंने इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब उन्होंने एक नई इक्वेशन बनाई इससे, जिसको उन्होंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। इन दोनों को उन्होंने क्या कर लिया, मर्ज कर लिया। तो उसके इससे नई इक्वेशन वजूद में आएगी। ये वाली इक्वेशन हमारे पास थी, जो ये वाली इक्वेशन हमारे पास आई। h v कह दीजिए, या आप उसको क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कह दीजिए, या बराबर होता है mc²। इसके उन्होंने तीसरी इक्वेशन बनाई थी इससे। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। अब तक देखिए, उन्होंने जब इसको मजीद वजाहत करी तो उससे उन्होंने एक नई इक्वेशन बना ली, जिसको उन्होंने क्या कहा, ये वेव लेंथ, लैम्डा का नाम है। क्या ये वेव लेंथ का सिंबल है आपके पास, वेव लेंथ कि कोई वेव कितनी लंबी होती है, कितना उसका एनर्जी। इस तरह देखिए, ये आपके पास अप एंड डाउन हुआ, ट्रफ एंड ट्रस्ट रहते हैं। इसको उन्होंने क्या काम कहा, इसके दरमियान जो फासला हो जो उन्होंने नाप लिया, उसको उन्होंने क्या कहा, वेव लेंथ का नाम दे दिया। इसको इसका सिंबल क्या है, हमारे पास लैम्डा है। तो लैम्डा h/m और मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी आपके लिए इसका आ गया। ये इसके नए क्वेश्चन बन गए। अब जरा देखिए, आपके पास आपने मोमेंटम के बारे में पढ़ा हुआ नहीं है तो सुन लें जरा। P = mv होता है आपके पास मोमेंटम,
ये होता है क्या, मोमेंटम। पी को मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, एम फॉर मास, एम फॉर वी आपके पास मोमेंटम होता है। एक होता है एंगुलर मोमेंटम, कोई चीज अगर गोल घूम रही है उसके जो मोमेंटम होगा क्या होगा, वो एंगुलर मोमेंटम होगा। तो वो इज इक्वल टू एम वी आर के बराबर होता है। तो उन्होंने क्या होता है, एम वी एम मल्टीप्लाई वी को उन्होंने पी का नाम दिया, तो एम मल्टीप्लाई पी, एम मल्टीप्लाई वी क्या होता है, इसको उन्होंने मोमेंटम का नाम दिया, पी का नाम दिया। और आपके पास एच का प्लांस कांस्टेंट था, इससे फिर उन्होंने क्या काम किया, इसको के से लैम्डा के बराबर। तो इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की दोहरी नोयत, पार्टिकल नोयत और वेव नेचर, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर की वजाहत हो गई इस इक्वेशन के जरिए। अब देखिए डी ब्रोगली ने जब अपनी थ्योरी पेश की तो उसके बाद नोबेल प्राइज ने ये बात सही साबित हुई, क्योंकि क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की नोयत जो थी, इसका मामला हल हो गया। ये तस्वीर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की नोयत क्या होती है, नेचर क्या होती है, डबल होती है, पार्टिकल लाइक भी होती है और वेव लाइक भी होती है। ये बात सही साबित हो गई। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, a light or any other electromagnetic waves can also exhibit the properties of particles. Similarly, a particle should also exhibit the properties of wave. देखिए कोई पार्टिकल एग्जिबिट करता है, शो करता है, जाहिर करता है क्या, वेव लाइक नेचर, और कोई वेव क्या होती है, वो पार्टिकल लाइक नेचर भी शो कर सकती है, करती है। तो ये आपके पास क्या हुआ, डी ब्रोगली ने इस बात को साबित किया अपनी थ्योरी के जरिए। एंड दोस टू नेचर आर इंटरचेंज, और पार्टिकल को वेव में और वेव नेचर को पार्टिकल नेचर में चेंज हो सकती है, चेंज कर सकते हैं, चेंज हो सकती है, कर तो नहीं सकते पर चेंज हो सकती है। तो इसके जरिए बात साबित भी हुई। तो ये थी हमारे पास डी ब्रोगली की थ्योरी। तो उन्होंने इसको वजाहत की थी डिटेल में। आगे चल के आप जब एफएससी में आएंगे, इंटरमीडिएट क्लासेस में आएंगे, तो उसको डिटेल में मजीद आप डिस्कस कर लेंगे।